सो द क्वेश्चन वॉज कि अगर रेगुलेशन इतना ही इम्पोर्टेंट है इवोल्यूशन के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, तो क्यों सारे कन्फर्मर्स रेगुलेटर नहीं बन गए? क्योंकि आपको चूज करना पड़ेगा, या तो परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लो या तो फिर पैसा खर्च करो। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में आपको बताया कि दोपहर है, बहुत गर्मी है, बाहर 46 डिग्री टेम्परेचर है, तो मैं बोलूंगी भाई मुझे कुछ पढ़ाना लिखाना नहीं है, मैं अपने घर पे शांति से सारे खिड़की दरवाजे बंद करके पंखा चालू करके सो जाऊंगी, मुझे पढ़ाना नहीं है, एंड आई डोंट वांट टू परफॉर्म इन सच हीट, क्योंकि इतना गर्मी में पसीना निकल रहा है तो क्या परफॉर्मेंस दूंगी मैं। तो एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, आई एम रेडी टू स्पेंड, मैं दोपहर में 4 आवर्स तक लेक्चर लूंगी लेकिन उसके पैसे चार्ज करूंगी, एसी खरीदूंगी, तो जो मैं परफॉर्मेंस दे रही हूँ एसी में, मेरा परफॉर्मेंस भी अच्छा है, बच्चों का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, तो मैंने परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बट दिस प्रोसेस हैड चार्ज्ड मी। एसी लगा के अगर मुझे पढ़ाना है, ठंडक में पढ़ाना है, तो एसी लगवाने में भी पैसे जाते हैं, लाइट बिल भरने में भी पैसे जाते हैं। तो यू कैन चूज, what do you want? You want suboptimal performance or you want energy expenditure? क्योंकि जब हम, let us take example of thermoregulators now, बाहर 0 डिग्री है पर मेरे बॉडी का टेम्परेचर इज स्टिल 37 डिग्रीज, तो उसके लिए मुझे एटीपी खर्च करने पड़ रहे हैं। कंटिन्यूअसली आई एम स्पेंडिंग एनर्जी टू मेंटेन माय टेम्परेचर। तो समझ में आ गया सबको कन्फॉर्मर्स क्या है और रेगुलेटर्स क्या है? सो यस। एक और चीज है यहाँ पे, पार्शियल रेगुलेटर्स। तो पार्शियल रेगुलेटर्स क्या है? एक पर्टिकुलर लेवल तक, जैसे ये लेवल है, मे बी आई कैन ड्रॉ अ बेटर डायग्राम, तो मैं यहां से एक लाइन ले लेती हूँ। ओके, तो यहां से आप देखिए, ये पर्टिकुलर लेवल तक वो रेगुलेटर्स नहीं है। जैसे जैसे टेम्परेचर या जो भी कंडीशंस है चेंज हुई, उनका इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज हुआ। पर इसके आगे ये वाला जो पोर्शन है, देयर दे हैव एक्टेड एज रेगुलेटर्स। तो इनको हम पार्शियल रेगुलेटर्स बोलेंगे, कि जो कंप्लीटली तो रेगुलेट नहीं कर पाए, बट आफ्टर अ सर्टेन लिमिट जब जान पे बात बनाई, then they have started regulating। एक बात और याद रखनी है हम लोगों को, कि जब हम बोलते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, अभी मैंने आपको बताया कि इट इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो हीट लॉस या तो हीट गेन, यहाँ एटीपी की तो बात है ही, लेकिन यहाँ एक और चीज इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, और वो है सरफेस एरिया। हाउ डज सरफेस एरिया प्ले अ रोल? जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, स्मॉल एनिमल्स, तो एनिमल्स जितने स्मॉल होंगे उनका सरफेस एरिया उतना ही लार्ज होगा, एंड देन दे लूज बॉडी हीट वेरी फास्ट। So the thermoregulation is also a function of surface area। एग्जाम्पल ले लो हमिंग बर्ड का। हमिंग बर्ड देखी है सबने? छोटी सी, बहुत छोटी सी, मेटलिक ब्लू ब्लैक कलर की बर्ड होती है, वेरी प्रेटी टू लुक एट। तो क्योंकि वो छोटी होती है, वो हीट जल्दी लूज कर सकती है, इसलिए वो गर्मी में भी सरवाइव कर सकती है। इसके बेसिस पे एमसीक्यूज आएंगे, याद रखना। Smaller the animal, larger the surface area, faster the heat loss। ठीक है? तो जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं जैसे हमिंग बर्ड है, वो जल्दी हीट लॉस करेंगे। उसकी जगह अब लार्जर एनिमल्स ले लो। कौन से लार्जर एनिमल्स? कोई बड़ा सा एनिमल हम देखते हैं जैसे कि पोलर बियर। ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट लार्जर एनिमल। तो एनिमल्स जब लार्ज होते हैं तो उनका सरफेस एरिया कैसा हो जाता है? लेस। और वो बॉडी हीट कैसे लूज करेंगे? स्लोली। सो दे विल लूज बॉडी हीट स्लोली। इसीलिए जहां पे बहुत ठंड है, जहां पे पोलर बेयर रहते हैं, तो उनको कैसा होना सही रहेगा?
उनको तो वहां पे बॉडी हीट को कंजर्व करना है, लूज नहीं करना है, सो इट इज बेटर दैट दे आर लार्जर। पर जहां गर्मी ज्यादा है, दे हैव टू लूज द बॉडी हीट फास्ट, सो इट इज बेटर दैट दे आर स्मॉलर। बात समझ में आ गई आपको? यस, आ गई। ओके, सो थैंक्स टू अनीश फॉर द नोट्स। एक चीज और अनीश ने नोट्स में लिख के भेजी है, माइग्रेशन नाम की चीज होती है। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि मैं एसी अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, 24 घंटा एसी चले वो नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, पास में कोई नदी वदी होगी, कुछ होगा, तो मैं वहां जाके बैठ जाऊंगी शाम को, जहां पे मुझे थोड़ी ठंडक मिले, राइट। तो ऑर्गेनिजम्स, इन ऑर्डर टू एस्केप अनप्लेजेंट वेदर कंडीशंस और एक्सटर्नल कंडीशंस, वो क्या करते हैं, वो माइग्रेट कर जाते हैं, जहां पे स्ट्रेसफुल कंडीशन है वहां से दूर माइग्रेट कर जाते हैं। जैसे कि अब देखो, एनर्जी तो इसमें भी लगेगी, माइग्रेट करोगे तो फ्री में थोड़ी कर लोगे। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दिया है कि भाई मुझे बहुत गर्मी लग रही है अभी, अभी तो खैर ठंड का मौसम है, पर अगर बहुत गर्मी है तो मैं कुल्लू मनाली शिमला डलहौजी कहीं भी जा सकती हूँ। सो दैट इज नोन एज माइग्रेशन। आप बता सकते हैं मुझे कौन कौन माइग्रेट करते हैं, कौन से स्पीशीज माइग्रेट करते हैं? एक तो बर्ड्स फ्लेमिंग बर्ड, माइग्रेट करते हैं और दूसरा फिशेज माइग्रेट करती हैं। जनरली फिशेज माइग्रेट करती हैं रिप्रोडक्शन के लिए, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, बर्ड्स पे फोकस करते हैं। तो बहुत सारी बर्ड्स हैं जो कितने किलोमीटर्स तक फ्लाई करके आती हैं, सो दैट दे कैन अवॉइड अ वेरी कोल्ड कंडीशन। जो बाकी बातें हैं वो तो करेंगे बाद में, बट सिंस वी लिव इन बड़ौदा, मैंने ये बात पहले भी बताई थी, वापस बता रही हूँ। बड़ौदा के पास वडवाना सेंचुरी करके एक बर्ड सेंचुरी है, बहुत पास है यहाँ से, 2 घंटे का रास्ता मुश्किल से है। और वहां पे आप सुबह सुबह जाइए, माइग्रेटरी बर्ड्स का मौसम शुरू हो गया है। सो व्हेन यू गो टू वडवाना सेंचुरी, यू कैन स्पॉट एटलीस्ट 15 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। और वहां पे आपको फ्लैमिंगोज देखने को मिलेंगे, जो बहुत दूर से फ्लाई करके आते हैं। दे आर वेरी प्रेटी बर्ड्स, यू शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तो एक दिन सुबह संडे को जाइए पेरेंट्स के साथ एंड गो एंड ऑब्जर्व द बर्ड्स ओवर देयर। ओके, और कहाँ कहाँ इंडिया में माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं? बर्ड वॉचिंग इज अ वेरी सूदिंग एक्टिविटी। तो और कहाँ आते हैं बर्ड्स? फेमस नेशनल पार्क है राजस्थान में, क्या नाम है उसका? भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी बोलते हैं उसको। तो भरतपुर राजस्थान में कहाँ से बर्ड्स आते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं साइबेरिया से, विच इज द कंट्री इन द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ द ग्लोब। तो साइबेरिया से फ्लाई करके बर्ड्स आते हैं और यहाँ भरतपुर राजस्थान में रहते हैं। कब आते हैं ये? तभी आते हैं जब वहां बहुत ठंडी होती है, दिसंबर जनवरी फेब्रुवरी। और फिर जैसे ही वहां का मौसम थोड़ा सा प्लेजेंट होता है, वो वापस उड़ के वहां चले जाते हैं। सो दैट इज अबाउट conformers, regulators and partial regulators. Okay.